ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के तीसरे क्वार्टर की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ कंप्लीट हो चुका है दूसरा क्वार्टर यानी कि जून से सितंबर 2023 का 3 माह का क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए दोस्तों दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनीज अपने घोषित कर रही हैं। कुछ कंपनीज अपने रिजल्ट्स घोषित कर चुके हैं और कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज के रिजल्ट्स घोषित करने वाले हैं। इसी कड़ी में दोस्तों डी-मार्ट के रिजल्ट्स यानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के जो रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स की रिपोर्ट्स है वो दूसरे क्वार्टर की हमें 14 अक्टूबर को देखने को मिली। रिपोर्ट्स देखने से पहले दोस्तों हम देखते हैं कि क्या थी एक्सपेक्टेशन दूसरे क्वार्टर के लिए डी-मार्ट की। तो दोस्तों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की अगर बात माने तो हमें इनकी जो रेवेन्यूज थे वो 12,426 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन की गई थी दूसरे क्वार्टर के अंत में और साथ ही साथ 735 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स की हमें एक्सपेक्टेशन थी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर देखा जाए तो क्या आए इनके एक्चुअल रिजल्ट्स, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल रिजल्ट्स को अगर देखें तो 12,426 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन के सामने 12,661 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डी-मार्ट ने कमा के दिखाया है, यानी कि एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। अगर ब्लूमबर्ग की एक्सपेक्टेशंस की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर दोस्तों कहें तो भी हमें एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 10,674 करोड़ रुपए पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों तो चलिए प्रॉफिट्स पे चलते हैं। प्रॉफिट्स दोस्तों कंपनी ने कमाए हैं 623 करोड़ रुपए के, जबकि एक्सपेक्टेशन थी 735 करोड़ रुपए की। तो 735 करोड़ के मुकाबले अगर देखा जाए तो कंपनी ने कहीं कम प्रॉफिट्स कमाए हैं। अगर हम इनके डिटेल्ड रिपोर्ट को देखते हैं दोस्तों हम देख सकते हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो भी काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9,926 करोड़ रुपए के पिछले साल के इसी क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे, जबकि इस साल 11,809 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की, यानी कि इंटरेस्ट, टैक्सेस और डेप्रिसिएशन के पहले जो इनके प्रॉफिट्स थे, तो सितंबर में हम देखेंगे पिछले साल इसी क्वार्टर में इनके जो प्रॉफिट्स थे वो 927 करोड़ रुपए के थे, जबकि इस साल के इसी क्वार्टर में इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो 1,042 करोड़ रुपए के हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों तो काफी प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बाजार को ये रेट्स पसंद आएंगे या नहीं पसंद आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल अगर हम प्रॉफिट्स को कंपेयर करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर से प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि रेवेन्यू तो बढ़त है लेकिन प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आ रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक नेगेटिवनेस इनके स्टॉक्स में हमें दिखाई दे सकती है। इस गेन की कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, इसीलिए हमें फ्राइडे के दिन ही रिजल्ट्स आने से पहले ही एवेन्यू सुपरमार्ट्स के स्टॉक में 1.89% की बढ़त देखने को मिली। क्या ये बढ़त कंटिन्यू रह पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा डिप्रेशन का माहौल चल रहा है, मार्केट में गिरावट भी चल रही है और साथ ही साथ रिजल्ट्स भी कुछ खास इतने बढ़िया नहीं आए हैं। जो रेवेन्यूज की बढ़त है वो कुछ ज्यादा नहीं है, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास ही है और साथ ही साथ प्रॉफिट्स में जो कमी देखने को मिल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक नेगेटिवनेस भी बनती हुई हमें दिखाई दे सकती है। प्रॉफिट बुकिंग भी हमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स में आती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर इस क्वार्टर यानी सेकंड क्वार्टर का देखा जाए तो कंपनी ने 2,947 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है, जबकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 1,869 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू कमाया था। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए दोस्तों तो इसमें 57.7% की हमें बढ़त देखने को मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें दोस्तों तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 646 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया था, जबकि इस साल कंपनी को सिर्फ 438 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। डिटेल रिपोर्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो डिटेल रिपोर्ट को देखें दोस्तों तो पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले तो हमें रेवेन्यूज में बढ़त देखने को मिल रही है 1870 से 2947 करोड़ रुपए की, लेकिन अगर हम ठीक पिछले क्वार्टर यानी कि जून के क्वार्टर से कंपेयर करें या मार्च के क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमें कहीं ना कहीं रेवेन्यूज घटते हुए दिखाई दे रहे हैं कंपनी के। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं मार्केट में कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब नेगेटिवनेस तो नेगेटिवनेस है दोस्तों। बाजार को इससे क्या मतलब, बाजार को तो बिजनेस चाहिए। और अगर हम देखते हैं दोस्तों की क्या रही इसकी मुख्य वजह है, तो कहीं ना कहीं इनकम में तो बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंसेस में भी हमें काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो एक्सपेंसेस थे, अदर एक्सपेंसेस जो इन्होंने दिखाए हुए हैं वो लगातार बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और ये कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो एक्सपेंसेस हैं ये बढ़े हुए तो हैं, लेकिन इनके मुकाबले जो रेवेन्यूज हैं वो उतने बढ़े हुए नहीं है। इसी की वजह से दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं वो उतने नहीं हो पाए जितने की बन सकते थे। अगर इस तरह के जो अदर एक्सपेंसेस हैं इनको कंपनी कंट्रोल कर पाती तो। साथ ही साथ दोस्तों जो हमने प्रॉफिट की रिपोर्ट देख रखी है उनको आप देख सकते हैं, 661 करोड़ रुपए 62 करोड़ रुपए के आसपास का पिछले साल के इसी क्वार्टर का लॉस था कंपनी को, जो कि काफी हद तक बढ़ रहा था। पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा, फिर मार्च में थोड़ा सा कम हुआ। हमें जून क्वार्टर में काफी अच्छा लॉस में कवरेज दिखाई दी थी, 254 करोड़ रुपए ही महज कंपनी ने लॉस किया था, लेकिन वो अभी हमें फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखें तो लॉस कंपनी ने ज्यादा किया हुआ है। दोनों ही तरफ से कंपनी में एक नेगेटिवनेस दिखाई दे रही है। इसका असर दोस्तों हमें कंपनी के स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में पिछले
1 महीने में हमें ठीक-ठाक गिरावट देखने को मिली है। 3.5% के आसपास ये गिरावट रही है 1 महीने में। अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें दोस्तों, तो कंपनी के 1 हफ्ते में भी ठीक-ठाक 0.22% की गिरावट ही देखने को मिली। हालाँकि एक नेगेटिव सेंटिमेंट पहले से ही मार्केट में चल रहा है, बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिर रही है क्योंकि वॉरफेयर की सिचुएशन चल रही है दोस्तों, हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स ना आने की वजह से कहीं न कहीं एक आग में घी का काम कर रहा है, ये स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पिछले दिन की यानी फ्राइडे के दिन की, तो पहले से कहीं न कहीं मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन थी और उसी की वजह से हमें 1.13% की गिरावट भी देखने को मिली। बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई कंपनी डेल्टा कॉर्प की। तो दोस्तों उसकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 1 महीने से लगातार कंपनी के खिलाफ अलग-अलग तरह के जीएसटी के पेंडिंग नोटिसेस जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए थे दोस्तों। 22 सितंबर को पहला नोटिस जारी होता है जिसमें 11,140 करोड़ रुपए कंपनी को जीएसटी के पेंडिंग अमाउंट के थे जो उसको पे करने थे। साथ ही साथ कुछ ही दिनों के बाद एक नया नोटिस जारी होता है जिसमें 5,682 करोड़ रुपए का एक पेंडिंग टैक्स का नोटिस उनको जारी किया जाता है कि उन्हें इतना अमाउंट टैक्स का पेंडिंग का पे करना है। और इसी के साथ दोस्तों कंपनी का जो टोटल टैक्स पेंडिंग अमाउंट हो जाता है वो 16,700 कुछ करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है, जो कि काफ़ी एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। और ये अमाउंट दोस्तों कंपनी की नेटवर्थ से भी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी गिरावट हमें कंपनी के स्टॉक्स में देखने को मिली। लेकिन अभी मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं होनी थी दोस्तों। मुसीबतों को अगर ध्यान से देखें तो फिर से बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। कंपनी के खिलाफ एक नया नोटिस 14 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है जिसमें 6,384 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पेंडिंग अमाउंट ऑफ जीएसटी के पेंडिंग टैक्सेस के लिए कंपनी को पे करना है। दोस्तों कंपनी के स्टॉक्स पे हमें काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता हुआ दे सकता है दोस्तों। हम देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक्स में पिछले दिन हमें 0.85% की गिरावट फ्राइडे के दिन देखने को मिली, जो कि काफ़ी हद तक एक नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 1 महीने की, तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले 1 महीने में कंपनी के स्टॉक में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी पिछले 1 महीने में 23.6% के आसपास इसके स्टॉक के रेट में गिरावट आ चुकी है। इनके इन्वेस्टर्स बुरे हाल में आ चुके होंगे अगर इन्होंने अपना जो स्टॉक है उसको बेच करके एग्जिट नहीं लिया होगा। तो फिलहाल अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कंपनी के अच्छे दिन तो अभी निकट भविष्य में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस खबर के आने के बाद अब कंपनी की जो टैक्स पेनल्टी है वो और बढ़ जाएगी, तो हमें कहीं न कहीं इसमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अगली खबर में दोस्तों टेक्सामको रेल इंजीनियरिंग ने भी अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। अगर हम पिछले साल के इस क्वार्टर की बात करें तो 484 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि इस साल के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 805 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा करके 66% की अपने रेवेन्यू में बढ़त दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट्स में भी दोस्तों हमें 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक की 67% की बढ़त कंपनी ने डिक्लेयर करके दी है। अगर हम डिटेल्स में जाएं दोस्तों, तो डिटेल्स में चलिए चलते हैं। हम डिटेल्स में दोस्तों देख सकते हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो सितंबर 2022 में 484 करोड़ रुपए थे, दिसंबर में ये बढ़ करके 624 करोड़ रुपए के आसपास हुए, मार्च में 835 करोड़ रुपए, फिर जून में थोड़ी बहुत हमें कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर से कंपनी अपने रिकवर करते हुए अपने प्रॉफिट्स को दोबारा से बढ़ाते हुए हमें दिख रही है। 805 करोड़ रुपए फिलहाल कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने जनरेट करके हमें दिखाए हैं। बात करते हैं अगर प्रॉफिट्स की दोस्तों, 11.88 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर में कमाया था, जबकि उसके बाद कंपनी ने थोड़े बहुत प्रॉफिट्स में कमी आई थी 9 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए 14.96 करोड़ रुपए। फिर थोड़ी सी एक गिरावट हमें देखने को मिली और अब कंपनी ने बहुत ही अच्छा, लगभग पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो 9 करोड़ के प्रॉफिट्स के सामने कंपनी ने लगभग डबल से भी ज्यादा 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमा के दिखाया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों इस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से। अगर हम बात करें कंपनी के स्टॉक्स की दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक्स ने पिछले 1 साल में तकरीबन 180% के आसपास के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। हालाँकि साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी ने के स्टॉक में पिछले 1 महीने में 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 1 हफ्ते में हमें ठीक-ठाक 5.6% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो 1 महीने में गिरावट तो आई थी दोस्तों, वो गिरावट कहीं न कहीं यहाँ तक चली ₹124 के आसपास तक, और उसके बाद अब हमें स्टॉक कहीं न कहीं एक रिकवरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर क्या इसमें इस खबर के आने के बाद हमें पैसे लगाने चाहिए, तो दोस्तों अगर आप बहुत ही इंटरेस्टेड हैं तो हम टेक्निकल चार्ट्स पर चलते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि टेक्सामको रेल के स्टॉक ने लगातार परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, बल्कि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स यानी कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स जो कि जून में आते हैं, उनके आ जाने के बाद से कंपनी के स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छी बूस्ट देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों G20 समिट और इंटरनेशनल बाजार में जो रेलवे को बहुत सारे ठेके मिले हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से भी काफ़ी रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट की कई सारी जो घोषणाएं की गई थी, उनकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस सभी रेलवे के स्टॉक के साथ साथ टेक्सामको रेल इंजीनियरिंग में भी देखने को मिला है। बात करते हैं इन्वेस्टिंग की या ट्रेडिंग की जगहों की दोस्तों, तो परफॉर्मेंस तो अच्छी चली रही है, साथ ही साथ प्रॉफिट्स रेवेन्यूज भी अच्छे हो रहे हैं। तो फिलहाल ₹123 के सपोर्ट से मार्केट में ये हमें एक बाउंस बैक देता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है, जो कि ₹135 के रेजिस्टेंस के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं ₹123 के स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों। ₹145 का पहला टारगेट रख सकते हैं और ₹163 का दूसरा टारगेट रख सकते हैं, अगर मार्केट में ये स्टॉक ₹145 के ऊपर सस्टेन करता है और ऊपर जाता है तो। फिलहाल दोस्तों ये कंटिन्यूअस बढ़त चलती रहेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। मार्केट में ये क्योंकि रेलवे के स्टॉक्स काफ़ी
ज़्यादा अच्छे माने जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कई सारे मिले हुए हैं। इसकी वजह से हमें ग्रोथ तो दिखाई दे सकती है, लेकिन दोस्तों एक खास ध्यान देने वाली बात ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक बेयरिश सेंटिमेंट चल रहा है, कहीं न कहीं एक युद्ध की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट हमारे भारत देश के कंपनीज़ में हुआ है, वो कहीं विथड्रॉ होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो ये खतरा भी कहीं न कहीं बना हुआ है, इसके लिए ₹123 का सपोर्ट को जो है हम एज़ अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये कोई बाय या सेल टिप नहीं है, आप अपने हिसाब से ही ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इन्वेस्टिंग की जगहें आपको बता रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।